बात आपके घर के बजट की, जिसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महंगाई ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर 2019 के ताजा आंकड़ों में खाद्य और खुदरा महंगाई दर में बम्पर इजाफा हो गया है और महंगाई आसमान छूने लगी है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35% हो गई, जबकि नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी। यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से बढ़े डीजल के दाम का असर और मौसम का असर महंगाई पर फर्क डालेगा। जाहिर है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को सख्त और ठोस प्लान तत्काल उठाने होंगे और इसके बारे में नए सिलसिले से सोचना होगा। देखिए, पिछले 5.5 साल में मोदी सरकार में अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन था यानी महंगाई की दर थी, ये 3% तक आ गई थी। 3 से 4 के बीच थी, लेकिन अब ये 7.5% के आसपास पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। और हाल ही में आपने महसूस किया होगा, प्याज की बढ़ती हुई कीमतें, टमाटर की बढ़ती हुई कीमतें, चीजों में महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ना, ये तमाम चीजें महंगाई में असर डालती हैं और महंगाई को बढ़ा रही हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो मौसम भी हो जाता है। अभी कई सारे जगह बर्फबारी हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कहां पर सबसे ज्यादा महंगाई दर है। सबसे ज्यादा महंगाई दर है ओडिशा में। यहां पर महंगाई की दर 9.41% है, जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक। तेलंगाना में महंगाई की दर दूसरे नंबर पर है, यहां पर है 9.39%, यानी तेलंगाना देश का दूसरा सबसे महंगा राज्य है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 के आसपास इसका आंकड़ा है, 8.92% महंगाई दर है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो महंगाई दर यहां पर सबसे कम है, जो कि है 5.18%। तो दिल्ली के लोगों को महंगाई का झटका थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही तो फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। अगले महीने फरवरी में आम बजट पेश होना है और मोदी सरकार लगातार देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों से सलाह मशविरा कर रही है। सरकार ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं, क्योंकि सरकार के सामने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, तो महंगाई रोकने और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की चुनौती भी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार नाकाम है और देश मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में निगाहें बजट पर होंगी। महंगाई पर काबू करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगा। 1 फरवरी को यह आम बजट पेश किया जाएगा। सरकार के सामने जीडीपी ग्रोथ की भी चुनौती होगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2024 तक हासिल करना है। 2019-20 में सिर्फ 5% ग्रोथ का अनुमान है। जुलाई और सितंबर तिमाही में ये जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 4.5% तक ही रह गई थी और जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के उपाय करना सरकार का लक्ष्य होगा। और इस बीच बढ़ती हुई महंगाई सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसे संकट का सामना उसने कभी नहीं किया है। उधर बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। बैठक में कांग्रेस के अलावा 13 विरोधी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ बड़े विरोधी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके का कोई भी नेता कांग्रेस के बुलावे के बावजूद बैठक में नहीं आया। इसी तरह दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी बैठक में शामिल नहीं हुई, उसे निमंत्रण तक नहीं दिया गया था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार चला रही शिवसेना को इस बैठक के लिए न्योता नहीं मिला था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और उन्हें बिना किसी सुरक्षा के देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामने जाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से देश के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए प्रधानमंत्री में उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। बैठक में कई विपक्षी दलों के शामिल नहीं होने को भी कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा नहीं माना और कहा कि नागरिकता कानून के मसले पर सभी विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं। The Prime Minister does not have the guts to do this. He does not have the guts to stand in front of the students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge them. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure and tell the people what he's going to do for this country. ममता बनर्जी भी साथ हैं, इसमें मायावती जी हैं और इसमें समाजवादी पार्टी
मीटिंग अटेंड करें या न करें, लेकिन जहां जिस पर्पज के लिए और जिस सवाल के लिए जो सब्जेक्ट है उस पे हम सब यूनाइटेड हैं। और अब बात जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मचे हंगामे की। जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुए बवाल और मारपीट को लेकर आज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस पर एफआईआर की मांग करते हुए वाइस चांसलर दफ्तर का घेराव किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए एक सुर में पुलिस पर केस दर्ज कराने की मांग की। इस दौरान वाइस चांसलर भी छात्रों के बीच सामने आई और उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वीसी ने कोर्ट जाने की बात भी कही है। यूनिवर्सिटी के ग्रुप लीडर से देखिए, साइड में से पत्थर मत मारिए। 15 दिसंबर को किसकी इजाजत से दिल्ली पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी थी? इन्हीं सवालों के साथ जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र कुलपति नजमा अख्तर के दरवाजे पर धमक पड़े। छात्रों की नारेबाजी और हल्ला बोल की ये तस्वीरें देखिए। जामिया के स्टूडेंट्स ने वीसी ऑफिस का घेराव किया और उनके खिलाफ उग्र नारेबाजी की। नाराज छात्रों ने दावा किया कि हिंसा के बाद उन्हें छात्रावास खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिससे कुलपति ने इनकार किया। मगर अभी भी छात्र कई मांगों पर अड़े हैं। दिल्ली पुलिस पर एक्शन हो, कैंपस में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। छात्र जामिया में परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुलपति से जवाब तलब कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस किसकी इजाजत से कैंपस में आई। जामिया के छात्र कैंपस में सुरक्षा का एक्शन प्लान मांग रहे हैं। ये पहली बार आई हमसे बात करने के लिए और इनकी बात अभी भी हमें कन्विंस नहीं करी। शी हैव टू कन्विंस अस, तब तक हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे और ये हमारी बात माननी होगी। वाइस चांसलर को अपना जो मैसेज है वो स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहिए और साथ ही साथ उस मैसेज से स्टूडेंट को कन्विंस भी करना होगा। उसके बाद ही छात्र कोई और बात मानने को राजी होंगे। कई घंटों तक जामिया कैंपस में हंगामा होता रहा। हो हल्ला और हंगामे के बीच वीसी नजमा अख्तर ऑफिस से बाहर आईं। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा दिलाया कि मंगलवार से एफआईआर प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे और मांग नहीं सुनी गई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। जामिया में छात्र वीसी से नाराज हैं तो जेएनयू में 5 जनवरी को ही हिंसा पर संग्राम थमता नहीं दिख रहा। जेएनयू में हिंसा केस की जांच में आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की। वीडियो और फोटो में दिखे संदिग्धों से पूछताछ हुई। उधर आज से शुरू हुई कक्षाओं पर भी गतिरोध के बादल हैं। जेएनयू छात्र संघ की ही नहीं, शिक्षक संघ भी जेएनयू प्रशासन के रुख से सहमत नहीं है। 5 जनवरी की शाम हुई जेएनयू हिंसा में अभी भी कई सवालों को मुकम्मल जवाब का इंतजार है। इसी बीच नकाबपोश हमलावरों में से एक छात्रा के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चेहरे पर नकाब और हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लिए इस छात्रा के पहचान का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि चेक शर्ट वाली लड़की एबीवीपी की कार्यकर्ता है जो डीयू के दौलत राम कॉलेज की स्टूडेंट है। 3 हमलावरों में से एक छात्रा को पुलिस ने पहचानने का दावा किया है। क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने जेएनयू कैंपस में अस्थायी डेरा जमा लिया है। जांच टीमें पहचाने गए 9 चेहरों से अलग अलग पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ा रही है और हिंसा के मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष, लेफ्ट विंग के सदस्य और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र पंकज मिश्रा और भास्कर विजय से 5 जनवरी को कैंपस में हुई हिंसा के मामले में पूछताछ की गई। सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। 10 जनवरी को क्राइम ब्रांच ने 7 लेफ्ट विंग और 2 एबीवीपी के सदस्यों की तस्वीर जारी की थी। ये 9 चेहरे अलग अलग लोकेशन पर ट्रैक किए गए थे। पूछताछ के बाद बाहर आए पंकज मिश्रा ने बताया कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। काफ़ी प्रोफेशनली दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, आपने क्या देखा था।
कौन कौन से लोग हैं, अगर वीडियो दिखा के उन्होंने पूछा कि आप किसी को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, तो काफ़ी प्रोफेशनली जांच है। मैं तो पहली बार जब क्राइम ब्रांच का नाम सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तो सुबह से मैं बताऊं चाय भी नहीं पिया था, पानी भी ये पीना, ऐसे भाग के चला आया था बस कि दिल्ली क्राइम ब्रांच जाँच करेगी। लेकिन बहुत ही अमिकेबल, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जाँच कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से दिल्ली पुलिस, अभी तक मेरा जो गिलवा सिका था वो भी कम से कम कुछ हद तक दूर हो गया है दिल्ली पुलिस को लेके। उधर जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 3 प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि वो हिंसा के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दें। इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, व्हाट्सएप, एप्पल और गूगल से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा उसे अब तक जेएनयू प्रशासन से हिंसा की फुटेज सुरक्षित रखने पर जवाब नहीं मिला है। पुलिस ने यह भी बताया है कि उसने व्हाट्सएप को हिंसा से जुड़े मैसेज चलाने वाले 2 ग्रुप्स, यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट और फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का डाटा सुरक्षित रखने के लिए कहा है। गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है और यह साजिश इतनी गहरी थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी भी सवालों के घेरे में है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लेकर गुजरात तक हुई गिरफ्तारी ने दहशत के नापाक मंसूबे ध्वस्त जरूर कर दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे सालों से एक शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों की मदद करता आया, कैसे एक आतंकी के नाम लेने के बाद भी आरोपी पुलिस वाला देवेंद्र सिंह जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आया। 2 तस्वीरें और दोनों ही बेनकाब कर रही हैं दहशत की बड़ी साजिश। 9 जनवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकाउंटर के बाद 3 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया। बाद में इनका चौथा साथी गुजरात से गिरफ्तार हुआ। वहीं दूसरी ओर 11 जनवरी को कुलगाम में चेकिंग के दौरान 2 आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी गिरफ्तार हुआ। 2 दिनों में हुई इन 2 बड़ी गिरफ्तारियों ने साजिश की कई परतें बेपर्दा कर दी हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी 26 जनवरी से पहले अपने आईएसआई आका के कहने पर वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, तो वहीं देविंदर सिंह हिजबुल के 2 आतंकियों को चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली भेजने की तैयारी में था। कि पुलिस सोर्सेज की माने तो देवेंद्र सिंह मिलिटेंट्स को चंडीगढ़ ले जा रहा था और साथ में जो भी आर्म्स एंड एमिनिशन रिकवर हुए हैं, चाहे वो 3 AK-47 राइफल्स हो या कुछ ग्रेनेड्स हो, वो देवेंद्र सिंह के घर पे मिले हैं। हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। डीएसपी देवेंद्र सिंह इन दिनों श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात था। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर पुलिस में एंटी हाईजैकिंग टीम में था। इसके अलावा वो पुलिस ऑफिसर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी में इंस्पेक्टर के पद पर रहा। एसओजी में रहते हुए उसे काफी प्रमोशन मिले थे। सफल एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद उसे डीएसपी बनाया गया था। पिछले साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने उसे मेडल भी दिया था। यकीन करना जरूर मुश्किल है, लेकिन देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह का जिक्र आतंकी अफजल गुरु ने भी किया था। डीएसपी देविंदर सिंह का नाम साल 2001 में संसद पर अटैक के आरोपी आतंकी अफजल गुरु ने भी लिया था। तब उसने बताया था कि संसद पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद देविंदर सिंह ने की थी, लेकिन उस वक्त अफजल गुरु के खुलासे पर देविंदर सिंह के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। एनआईए की टीम देवेंद्र सिंह से पूछताछ में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2001 में ही एक आतंकी ने जब देवेंद्र सिंह का नाम लिया तो फिर अब तक इस शख्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर कैसे देवेंद्र सिंह जांच एजेंसियों के रडार में नहीं आया और तरक्की की नई बुलंदियां छूता गया? ये सवाल है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं और इसीलिए अब इस पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए सवाल दागे हैं। क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग के बादल छट गए हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार बयानों से यही इशारा मिलता है, मगर ईरान उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आधी रात को ईरान ने एक और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जिसमें 7 लोग घायल हुए। भारतीय समय के मुताबिक रात तकरीबन 12 बजे आसमान को चीरते हुए ये मिसाइलें इराक के उस इलाके में गिरी जहां अमेरिकी सैनिकों का बड़ा ठिकाना है और इसके पीछे हाथ ईरान का था।
जी हां, ईरान ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्क इराक में मौजूद एयरबेस पर 7 मिसाइलें दागी। इस हमले में 2 एयरमैन समेत 7 लोग जख्मी हुए। अल बलाद एयरबेस इराक के F-16 लड़ाकू विमानों का मुख्य एयरबेस है, जिसे उसकी हवाई क्षमता अपग्रेड करने के लिए अमेरिका से खरीदा गया है। बताया जाता है कि अल बलाद के इस एयरबेस में F-16 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का छोटा दस्ता है, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते एलीट ट्रुप को वहां से हटा लिया गया था। अमेरिकी रिपोर्ट्स में किसी भी एयरक्राफ्ट के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। हमले से साफ है कि ईरान के अंदर अमेरिका से बदला लेने के लिए किस कदर जंगी जुनून सवार है और वो अमेरिका को लगातार जंग के लिए उकसा रहा है। मगर इस सब पर राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने अल बलाद एयरबेस पर हमले के फौरन बाद एक ट्वीट किया, जिसमें ट्रंप का रुख पहली बार नरम नजर आया। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आज सुझाव दिया कि प्रतिबंधों और विरोध प्रदर्शनों ने ईरान को घुटने के बल ला दिया है। अब वह बातचीत के लिए मजबूर हो जाएंगे। वास्तव में अगर वे बातचीत करते हैं तो मैं बेपरवाह नहीं हूं। ये पूरी तरह से उनके ऊपर होगा, लेकिन कोई परमाणु हथियार और वे अपने प्रदर्शनकारियों को नहीं मारेंगे। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दूसरा मौका है जब ट्रंप जंग या बदला लेने के बजाय शांति और डायलॉग पर जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई अमेरिका ईरान के बीच जंग की आहट के बादल छट चुके हैं या फिर पर्दे के पीछे कुछ और गेम प्लान तैयार हो रहा है? इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के अल्फाजों पर गौर करना होगा, जिससे लगता है कि ईरान को आसानी से माफ करने के मूड में अमेरिका नहीं है और ट्रंप पोम्पियो की बातों में जमीन आसमान का अंतर है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि इराकी एयरबेस पर एक और रॉकेट हमले की रिपोर्ट से नाराज हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। इराकी सरकार से इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की अपील करता हूं। इराक सरकार की वफादारी न करने वाले समूहों ने एक बार फिर इराक की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। माइक पोम्पियो भले ही विदेश मंत्री हों, पर अमेरिकी स्ट्रैटेजी का उन्हें माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में पोम्पियो ने नाराजगी का जो इशारा किया, उससे लगता है कि ईरान और अमेरिका में सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।